नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले 2-3 बातों पे आप लोगों से चर्चा करनी है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा था इस प्रोग्राम के लिए और आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, सारे कमेंट्स मैंने देखे। उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें ये मांग की जा रही है कि सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप या एथिक्स जैसे सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस को भी लीजिए। मेरी मैनेजमेंट से इस बारे में बात हुई है, तो मैनेजमेंट के लोगों ने ये बताया है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये संस्कृत आईएएस की जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलता है, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो मुझे ये बताया गया है कि अभी उस टेस्ट सीरीज़ में सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस या एथिक्स के पेपर अभी नहीं हुए हैं, इसलिए अभी तक क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। जैसे ही टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और एथिक्स के पेपर हो जाएंगे, तो वहाँ से कुछ कॉपियाँ मुझे भेज दी जाएंगी। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को भी लेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि क्या हम अपनी कॉपी भी भेज सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी भी कॉपी इवैल्यूएट हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि इस प्रोग्राम में जो कॉपी यहाँ इवैल्यूएट करते हैं, वो कॉपी मुझे भेजी जाती है जो टेस्ट सीरीज़ में कॉपियाँ आती हैं। उनमें से रैंडमली कुछ कॉपियाँ पिक कर ली जाती हैं और वो मुझे भेज दी जाती हैं। उनमें से कुछ कॉपियों को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम ज्वाइन करें संस्कृत आईएएस का, तब मैं आपकी कॉपी वहाँ से पिक कर लूँगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप संस्कृत आईएएस के मैनेजमेंट से बात करें। जो हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप लोग बात करके भी अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुँचा सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई ऐसा तरीका निकालें कि आपकी कॉपी व्हाट्सएप या किसी मेल पे मंगवा लें और मुझ तक पहुँचा दें, जिससे कि मैं आपकी कॉपी को यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकूँ। अब आज के इस एपिसोड में एक क्वेश्चन हमने लिया है ज्योग्राफी का, उसको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम के विकास चक्र की चर्चा करते हुए स्थानीय एवं प्रादेशिक मौसम पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न जेट स्ट्रीम के बारे में है और इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं। पहला पूछा गया है जेट स्ट्रीम का विकास चक्र और दूसरे भाग में पूछा गया है जेट स्ट्रीम का स्थानीय एवं प्रादेशिक मौसम पर इसके प्रभाव को। पहले समझ लेते हैं कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा का मतलब हो गया 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और जो जेट स्ट्रीम का मार्ग होता है वह विसर्पित होता है, मियांडरिंग या लहरदार होता है। जैसे मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, इस तरीके से ये विसर्पित या लहरदार जिसे कहा जाएगा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मियांडरिंग। इसी को कहा जाता है, इन वेब्स को कहा जाता है रॉस्बी वेब्स। ये एक विशेषता हो गई जेट स्ट्रीम की। और जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो होता है वह विषुवत रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच उत्पन्न तापीय प्रवणता होती है। अगर विकास चक्र की बात करें तो जेट स्ट्रीम का जो विकास चक्र होता है 4 चरणों में पूरा होता है। मैंने संस्कृत आईएएस की जो बुकलेट है, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुकलेट दी जाती है, उससे मैंने एक इमेज ली है। वहां से आपको जेट स्ट्रीम का विकास चक्र समझ में आ जाएगा। पहले ही हम लोगों ने समझ लिया कि जेट स्ट्रीम का जो विकास चक्र होता है वह 4 चरणों में पूरा होता है। तो यहां लिखा हुआ है प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जेट स्ट्रीम की स्थिति ध्रुवों के पास होती है। इसके उत्तर में ध्रुवीय ठंडी पवनें तथा दक्षिण में गर्म पछुआ पवनें होती हैं। जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग सीधे मार्ग में होता है, क्योंकि इस समय तक तरंग का निर्माण नहीं हो पाता। जैसे ये जो पहला आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाली जो लाइन है, जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही है, इसमें जो विसर्पित मार्ग है वह विकसित नहीं हो पाता।
दूसरी अवस्था में लिखा हुआ है प्रथम अवस्था के बाद जेट स्ट्रीम में लहर का निर्माण होने लगता है। इस तरह रोसबी तरंग का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ये जो लहरदार वेव्स होती हैं इनको कहा जाता है रोसबी तरंगे। रोसबी इंग्लिश का वर्ड है, इस तरह से लिखा जाता है रोसबी। रोसबी तरंगों के आयाम में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा की ओर विस्तारित होने लगती है। यह दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में इस अवस्था में जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतया मियांडरिंग या लहरनुमा हो जाता है, जिस कारण ये भूमध्य रेखा के करीब आ जाती हैं। ये वाली, इसमें आप लोग देखेंगे कि जो अभी तक तरंग शुरुआती कंडीशन में सीधी थी, यहां पर आकर ये जो तरंग है ये लहरनुमा हो जाती है। इस अवस्था में जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतया मेंडरिंग या लहरनुमा हो जाता है, जिस कारण ये भूमध्य रेखा के करीब आ जाती हैं। ज्ञातव्य है कि प्रथम दो अवस्थाओं में दाब प्रवणता उत्तर दक्षिण होती है, जबकि इस अवस्था में ये पूर्व पश्चिम दिशा में आ जाती है। ध्रुवीय शीत वायु राशियों का भूमध्य रेखा की ओर तथा उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों का ध्रुवों की ओर विस्थापन होता है। और चतुर्थ अवस्था लिखी है, इस अवस्था में जेट स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरी प्रवाह उत्तर दक्षिण के कारण तरंगों का विच्छेदन हो जाता है, जिस कारण वे मूल प्रवाह से अलग होकर वृत्ताकार मार्ग से प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार वायु की कई कोशिकाओं का विकास हो जाता है। जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग में चक्रवाती कोशिकाएं तथा ध्रुवों की ओर वाले भाग में प्रतिचक्रवाती कोशिकाएं, कोशिकाएं का मतलब शेल्स, बन जाती हैं। इस प्रकार बिलग चक्रवाती या प्रति चक्रवाती वायु प्रणाली जेट स्ट्रीम के पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह को बाधित करती है। तो ये चार अवस्थाएं थीं जिनके माध्यम से जेट स्ट्रीम का विकास होता है। अब समझ लेते हैं संक्षिप्त रूप से कि मौसम पर क्या प्रभाव होता है जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम और वाताग्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वाताग्र के बारे में हमने एक क्वेश्चन को पहले भी इवेल्युएट किया था कि जहां पर गर्म और शीत वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं, वहां पर वाताग्र का निर्माण होता है और वहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो जेट स्ट्रीम और वाताग्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वाताग्र जनित आंधी तूफान व वर्षा जेट स्ट्रीम के ही अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। धरातलीय चक्रवातों की गति व दिशा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है उत्तरी भारत में, वह जेट स्ट्रीम के परिणाम स्वरूप ही होती है। इसके अलावा भारतीय जो मानसून होता है उसकी आवृत्ति, तीव्रता और वितरण को पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है। तो यही सारे प्रभाव लिख देने हैं और यही चार चरण लिख देने हैं जिनमें जेट स्ट्रीम का विकास होता है, उससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। एक बात और बता दूं, ये 250 शब्दों में और 15 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। क्षोभ सीमा के समीप रॉसबी तरंग के रूप में, इसको यहीं पर लिख देना चाहिए था। रॉसबी इंग्लिश का वर्ड है, इसको यहीं पर लिख देना चाहिए था लहरनुमा या विसर्पित। इंग्लिश में ये मियांडरिंग भी लिख सकता था। क्षोभ सीमा के समीप रॉसबी तरंग के रूप में भू विक्षेपी पवन के समान संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले वायुमंडलीय विक्षोभ को, वायुमंडलीय विक्षोभ लिखना ठीक नहीं है, वायु के प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिसका संबंध अभिसूचक चक्र से है। जेट स्ट्रीम कहते हैं जिसके विकास का संबंध अभिसूचक चक्र से है। ये भी आप लोगों ने देखा था कि चार चरणों में जेट स्ट्रीम का विकास होता है। इसे इंग्लिश में इंडेक्स साइकिल और हिंदी में अभिसूचक चक्र कहते हैं। इसके बारे में ये बच्चा लिख रहा है।
परिभाषा लिखी तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बिखरी हुई हैं। आगे लिखा है, इस चक्र के प्रथम चरण में गर्म और ठंडी वायु की सक्रियता के कारण तापीय प्रवणता के साथ तरंग की उत्पत्ति होती है। यहां पर लिख रहा है प्रथम चरण में तरंग की उत्पत्ति होती है, और जो डायग्राम बनाया है वहां पे भी लिखा है रॉसबी तरंग की उत्पत्ति। जबकि मैंने संस्कृत आईएएस के नोट्स में भी देखा है, मैंने खुद भी पढ़ा है और क्रॉस चेक भी किया है। प्रथम अवस्था में कहीं भी तरंग का निर्माण नहीं होता है, इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि इस समय तक तरंग का निर्माण नहीं हो पाता। प्रथम अवस्था में आप लोग देख पा रहे होंगे। इस बात को मैंने और भी क्रॉस चेक किया सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल की बुक से। ये स्क्रीनशॉट जो आप लोग देख रहे हैं, ये सविंद्र सिंह की जो भौतिक भूगोल की पुस्तक है उससे लिया गया है। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए इस स्क्रीनशॉट को लिया है। इसमें भी लिखा है कि जेट स्ट्रीम की स्थिति ध्रुवों के पास होती है। इसके उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा तथा दक्षिण में गर्म पछुआ हवा होती है। जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूर्व लगभग सीधे मार्ग में होता है, क्योंकि अभी तक रॉसबी लहर का निर्माण नहीं हो पाता। इसमें भी लिखा हुआ है कि प्रथम अवस्था में रॉसबी लहर का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि इस बच्चे ने लिखा है कि इस चक्र के प्रथम चरण में गर्म और ठंडी वायु की सक्रियता के कारण तापीय प्रवणता के साथ तरंग की उत्पत्ति होती है, और यहां पे भी इसने लिख दिया कि रॉसबी तरंग की उत्पत्ति होती है। तो मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे चरण में गर्म और ठंडी वायु की सक्रियता अधिक होने के कारण तापीय प्रवणता बढ़ने पर रॉसबी तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है। तीव्रता में नहीं, आयाम में वृद्धि होती है। आगे लिखा है, तीसरे चरण में जहां गर्म वायु सक्रिय होकर ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां गर्म वायु के आरोहण के कारण सतह पर वायुदाब में कमी से चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है। वहीं जिस क्षेत्र में ठंडी वायु ठंडी वायु सक्रिय होकर गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां ठंडी वायु का सतह की ओर आने के कारण उच्च वायुदाब के विकास से प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है। ये बातें जो लिखी हैं ये चतुर्थ अवस्था की बातें हैं, जबकि इस बच्चे ने तीसरे चरण में ही लिख दी हैं। इससे मुझे दो बातें समझ में आती हैं। या तो इस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले नोट्स को या बुक को ठीक से पढ़ा नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि इसने जिस सोर्स से, जिस बुक से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हो वहां किसी दूसरे तरीके से समझाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जो बातें लिखी हैं ये चतुर्थ अवस्था में होनी चाहिए थी। आगे लिखा है, तापीय प्रवणता कम होने के साथ रॉसबी तरंग की तीव्रता में भी कमी आती है, जिससे तरंग का प्रभाव समाप्त हो जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया चक्र के समान चलती रहती है। इसने जो विकास के बारे में लिखा है, जेट स्ट्रीम के विकास के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, उनमें से जो बातें लिखी हैं वे उलझाने वाली हैं। इनमें से चारों अवस्थाओं का क्रमवार व्यवस्थित विश्लेषण नहीं किया गया है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि या तो इस बच्चे ने ठीक से नोट्स पढ़े नहीं हैं, या किसी ऐसे सोर्स को फॉलो किया है जो कि अलग तरीके से उसमें व्याख्या को समझाया गया है। आगे देखते हैं कि इसने जेट स्ट्रीम का स्थानीय प्रादेशिक मौसम पर क्या प्रभाव लिखा है। यहां पर इसको एक हेडिंग डाल देनी चाहिए थी, लेकिन पैराग्राफ में ही लिख दिया है, जेट स्ट्रीम का स्थानीय एवं प्रादेशिक मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको यहीं पर एक हेडिंग डालनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रश्न का यहां से दूसरा भाग शुरू हो रहा है। जेट स्ट्रीम की सक्रियता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। ये बात सही है।
जेट स्ट्रीम का पूर्ण विकास चक्रवातों, इसे बिंदी ना लगाने की आदत है। जेट स्ट्रीम का पूर्ण विकास चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन कर देता है। ये बात भी सही है। वाताग्र जनित वर्षा व आंधी तूफान अप्रत्यक्ष रूप से जेट स्ट्रीम के ही परिणाम है। ये बात भी सही है। इस भाग में इस बच्चे ने जो बातें लिखी हैं वो सभी सही हैं। शीत ऋतु के समय उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ये बात भी सही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं भारत में शीत ऋतु के समय, उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण ही होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली मानसूनी वर्षा तीव्रता एवं आवृत्ति में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है उसके साथ ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारतीय महाद्वीप की ओर आते हैं और उनसे वर्षा की तीव्रता और वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने जो जेट स्ट्रीम का मौसम पर प्रभाव लिखा था, ये सारी बातें सही लिखी हैं। इनमें किसी भी बात में करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो विकास क्रम लिखा था उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी थी जो उलझाने वाली थी और उनसे मैं सहमत नहीं था। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। परिभाषा ठीक लिखी थी जेट स्ट्रीम की, लेकिन एक दो जगह पर परिवर्तन की जरूरत थी। वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं, वायु के प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिसका संबंध अभिसूचक चक्र से, इंडेक्स साइकिल से। जेट स्ट्रीम का संबंध नहीं, जेट स्ट्रीम के विकास का संबंध इंडेक्स साइकिल से है। देख ही लिया था। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भूमिका के लिए 1 नंबर दिया जा सकता है। मैंने एक और इमेज ली है। ये वाली जो इमेज ली है ये सविंद्र सिंह की जो भौतिक भूगोल की पुस्तक आती है उससे ली है। जब भी आपको कभी ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तब ये अगर इमेजेस बना देंगे, ये अगर डायग्राम बनाएंगे, और इनको बनाना भी थोड़ा आसान है। और नीचे लिखा हुआ है जेट स्ट्रीम का सूचकांक चक्र या विकास चक्र नामयास के अनुसार, तो ये काफी आसान होगा बनाने के लिए और ऑथेंटिक भी है। इस बच्चे ने जो डायग्राम्स बनाए हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यह डायरेक्शन जो दिखाई है लो प्रेशर हाई प्रेशर के एरिया में, उनमें भी चेंज की जरूरत है, लो प्रेशर वाले जोन में। तो मैं मान के चलता हूं कि या तो इस बच्चे ने ठीक से पढ़ा नहीं है और अंदाजे अनुमान से इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। इस प्रश्न का वह उत्तर जो कि विकास क्रम से संबंधित है, या इसने किसी ऐसे सोर्स को फॉलो किया है जिसमें किसी अलग तरीके से इस व्याख्या को समझाया गया है। हालांकि चीजें कनेक्ट तो हो ही रही हैं। तो पहले भाग के मुख्य भाग के लिए 1.5 मार्क्स में दूंगा, और यहाँ पर जो प्रादेशिक मौसम पर प्रभाव के बारे में पूछा गया था, ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं, इनमें किसी करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं 3 नंबर दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न 15 नंबर का था और इस प्रश्न में 2 भाग थे। तो इसलिए इस प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर के लिए मैं इसे 3 नंबर दूंगा, क्योंकि सारी बातें सही हैं, किसी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चों को मिलते हैं 5.5 मार्क्स, 15 में से 5.5 अंक। और इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि किसी ऑथेंटिक बुक से इसे कंटेंट लेना चाहिए।
और इसके साथ बाकी जो प्रयास इस बच्चे ने किया था वह अच्छा था। और इसकी कॉपी की एक अच्छाई ये भी थी, कहीं स्पेलिंग की एरर्स नहीं थी, कॉपी एकदम साफ सुथरी थी और कटिंग वगैरह भी कम थी। ये इस कॉपी की एक और अच्छाई थी। और इस प्रश्न के दूसरे भाग में जो इस बच्चे ने चीज़ें लिखी थीं, जो बातें लिखी थीं, वे बिल्कुल सही थीं, उनमें किसी भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। एक सलाह मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा कि जब कोई प्रश्न इस तरह का हो कि पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम का स्थानीय एवं प्रादेशिक मौसम पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो बातें यहाँ पर पैराग्राफ में लिखी हैं, उन्हीं बातों को अगर आप बिंदुवार लिख देंगे, तो आपको लिखने में भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी सुविधा हो जाएगी। इस तरीके का उत्तर लिखते समय बिंदुवार ही लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।